गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 6 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल हम लोगों ने जो क्विज किया था, जो एमसीक्यू किया था, उसमें जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और डिटेल्ड आंसर लिखे हैं उनके नाम हैं रीना दुबे, राहुल रंजन, मृणाल सिंघवी, हर्षिता सूरज का पढ़ के तो आंसर मजा ही आ गया। ब्रूस वेन, देखिए ये हमारे बैटमैन है। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नया अपना रियल नेम नहीं बताते हैं, लेकिन कल ये कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इन्होंने अच्छा दिया है। डॉक्टर नाज हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, महक सिंह हैं, सिमरन लाकरा हैं और भी बहुत लोग हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं ना उसमें मोस्टली गर्ल्स हैं। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को ऑनलाइन एजुकेशन को थैंक यू बोलना चाहिए, जिसकी वजह से वो गर्ल्स भी जो इंटीरियर एरियाज में रहती हैं या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके सिटीज़ में इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं, पेरेंट्स दिल्ली नहीं भेज पाते हैं बच्चों को तैयारी के लिए, ऑनलाइन तैयारी करने की वजह से वो लड़कियां भी, वो गर्ल एस्पिरेंट भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं, कर भी रही हैं, सिलेक्शन भी पा रही हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का मुझे अगर लगता है ना कोई सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है तो वो हुआ है गर्ल्स को। अभी छोटे सिटी से टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी लड़कियां सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले सकती हैं थैंक्स टू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक प्रेप आईएएस। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम तो अपने के बारे में बात करेंगे ना। चलिए अब देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के बारे में बात यहां पे करेंगे। टाइगर सेंसस के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा न्यूज में है इसीलिए इसको जानना जरूरी है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ है वो हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी के बहुत सारे प्रोज हैं इसलिए तो पास किया गया है। एक्चुअली जीएसटी के थोड़े से कॉन्स भी हैं। देखिए इसको हम लोग कॉन्स नहीं ऐसा कह सकते, हम इसको कह सकते हैं कि जीएसटी की पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन में अभी भी कुछ चैलेंज बने हुए हैं, वो हम कह सकते हैं। देखिए वर्ल्ड ओवर जो जीएसटी लागू होता है ना, इंडिया में वो लागू नहीं होता। बेसिकली इंडिया में जीएसटी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ना। तभी तो हमारे यहाँ पे स्टेट जीएसटी है, तभी तो हमारे यहाँ पे सेंटर जीएसटी है, तभी तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में अगर कभी न्यूज़ आती है, थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में, उस न्यूज़ को आप थोड़ा सा पढ़ लिया करो। और वैसे आपको मेरा पता ही है, मैं ज़्यादातर इकोनॉमी वाले टॉपिक ज़्यादा लेना पसंद करता हूँ क्योंकि ये बच्चों का थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है। इजी पार्ट तो सभी कर सकते हैं ना, वीक पॉइंट को पढ़ना चाहिए तब मजा आता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पहले कर चुके हैं, दोबारा रिपीट होगा क्योंकि अल्टीमेटली मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। इनॉग्रेशन में उन्होंने कुछ खास खास बातें बोली है, थोड़ा सा वो देखेंगे। और ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो क्यों बनाया गया है और वो जो संत थे, जो सेंट थे, उनकी कहानी क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे पहली बार प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट करूंगा। उसके अलावा इंडिया चाइना ट्रेड, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया बार बार ये कहता है कि भैया एक तरफ तो वेपन्स और दूसरी तरफ ट्रेड, ये दोनों जो हैं एक साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। एक तरफ तो इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया चाइना की ट्रेड इंक्रीज हो रही है। ये पूरा मामला क्या है और कौन कौन से ऐसी गुड्स और सर्विसेज है जो हम इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है, कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जो चाइना इंडिया को इंपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा चीज हम यहाँ पे देखेंगे और क्यों करता है ये भी देखेंगे, और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका आउटकम क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा, ये चीज भी आज के आर्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए फिर हम लोग करेंगे उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम क्या है, इसका एक्चुअली उड़ान स्कीम जब चलाई गई थी तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, ये हो जाएगा, छोटे सिटीज़ जो हैं वहाँ के लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग उड़ान स्कीम की एनालिसिस करेंगे। उड़ान स्कीम के बारे में ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और दोबारा से क्योंकि न्यूज़ में है तो दोबारा से भी पूछा जा सकता है। इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे। देखिए कोई नया टॉपिक नहीं है, एक्चुअली टॉपिक तो थोड़ा पुराना है ये, क्योंकि वैक्सीनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोगों ने इसमें बात किया था। इंडिया और अफ्रीका, इन दो कंट्रीज ने डब्ल्यूटीओ के अंदर एक एप्लीकेशन डाली थी। वो क्या एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्यों लिया गया और क्यों नहीं लिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में
देखने वाले हैं। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल, जिसको हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हो। वैसे आज संडे का दिन है, आपके पास समय ही समय है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ देखिए। संडे को रेस्ट करने के बजाय एक्स्ट्रा पढ़ा करो, क्योंकि आज आप दूसरे कामों से लगभग फ्री होते हो। ठीक है, चलिए जी। लेकिन आज के दिन क्या खास हुआ था, मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, वो उनकी आज मृत्यु हो गई थी 1931 के अंदर। तो ये एक आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। ठीक है, बहुत बड़े लॉयर थे, इवन इंडिया के सबसे बड़े लॉयर्स, इनका नाम टॉप लॉयर्स थे एक्चुअली, ये बहुत टॉप लॉयर्स थे। ब्रिटेन के अंदर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत बड़े इंसान थे एक्चुअली। देखिए आज आज के समय में भी बड़े लॉयर होना बड़ी बात है, लेकिन उस समय में बड़े लॉयर होना, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में, वो तो और भी बड़ी बात हुआ करती थी। तो इन्होंने सिविल लाइंस इलाहाबाद के अंदर अपना घर बनाया, जिसे कहा गया आनंद भवन। ये आज भी अगर आप इलाहाबाद में कभी जाते हो तो आनंद भवन को जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इनसे और इनकी फैमिली के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। 1919 में सबसे पहली बार इन्होंने ये प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। एक्चुअली पहले तो ये ब्रिटिशर्स के काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ, उस समय इन्होंने ब्रिटिश से बिल्कुल नाता नाता तोड़ दिया, इन द सेंस कि ब्रिटिश से इनको उस समय के बाद नफरत हो गई लगभग उसके जलियांवाला बाग के बाद। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये 1919 में ही पहली बार प्रेसिडेंट बने। 1923 में इनके कुछ क्लैशेस हुए कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लीडर्स के साथ, तो इन्होंने चितरंजन दास जी के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जिसे कहा गया स्वराज पार्टी। लेकिन स्वराज पार्टी के से जो फेल हो गई, वो सारी सारी चीज़ें हुई, इन्होंने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1928 में दोबारा से सेकेंड टाइम ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ये मतलब पिताजी और इनके सुपुत्र नेहरू जी, तो दोनों ही कांग्रेस के पार्ट थे, बड़े लीडर थे और इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी आप पढ़ते होंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट। एक्चुअली जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन आने के बाद एक नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। एक्चुअली इंडियंस को चैलेंज दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने कहा गया था कि आप खुद खुद जो है एक आउटलाइन तैयार कीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आप किस तरह से काम करोगे अगर हम लोग को आपको आज़ादी दे देते हैं तो। मतलब ऐसा ऐसा कुछ चैलेंज था, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन उस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद में जो है ये नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे। एक चीज़ आप नेहरू रिपोर्ट जब भी पढ़ोगे ना, उसमें एक चीज़ देखोगे, बहुत सारी बातें नेहरू रिपोर्ट में ऐसी हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इंक्लूड की गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आज का पूरे के दिन का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं आज के द हिंदू के मेन टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आता है सरिस्का से। ठीक है, सरिस्का जो है एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। एक दूसरा भी है वहां पे टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है रणथंभौर। क्या नाम है, रणथंभौर। एक्चुअली एक सरिस्का के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही थी अनफॉर्चुनेटली, और 2008 में ऐसी नौबत आ गई थी कि सरिस्का से टाइगर्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त तो हो गए थे। तब हम लोगों ने पता क्या किया, हम लोगों ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर्स को हेलीकॉप्टर में लेके आए और उनको ट्रांसलोकेट किया। कहां पे, सरिस्का में। सरिस्का में ट्रांसलोकेट किया। ऐसा पहली बार हुआ था इंडिया में कि हेलीकॉप्टर में से के द्वारा किसी टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट किया गया हो फॉर द पर्पज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। अब ये सरिस्का में तो आ गए, अब क्या किया जाए, ये फर्दर इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज ना हो और सरिस्का के अंदर ये फलें फूलें बच्चे पैदा करें, उसके लिए क्या हुआ, किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया। सीएसआर का मतलब समझते ही हो ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर प्राइवेट कंपनी को इंडिया में जो कुछ पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, उसको अपने टोटल प्रॉफिट का 2% सोशल सेक्टर में खर्चा करना पड़ता है। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने यहाँ पे जितने भी रहने वाले जो कोस्ट गार्ड्स थे, कोस्ट गार्ड सॉरी कह रहा हूँ, कि जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे, उनको मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल उनको इसीलिए दी ताकि वो जंगल में घूम सकें, फिर सकें, वहां पे जो लोग पोचिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं, उनके ऊपर नजर रख सकें। और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई थी, मतलब बिल्कुल बैरन लैंड था। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, ग्रास लैंड को ग्रो किया, और वहां पे जो मतलब तालाब वगैरह थे उस जंगल के अंदर, वाटर होल्स वगैरह को, उनको फिल किया।
और उसके आसपास के जो गांव के जो रहने वाले लोगों थे उनको थोड़ा सा स्किल दिया, ट्रेनिंग दिया, अवेयरनेस दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही सालों में, तो आप समझ रहे हो, लगभग पिछले 10-12 सालों में जहां सरिस्का से टाइगर्स खत्म हो चुके थे, आज उनकी संख्या 25 पहुंच गई है, जो कि कितनी खुशी की बात है ना। देखिए, अगर हम लोग एफर्ट्स लें, ह्यूमन एफर्ट्स लें एक साथ, अगर हम लोग नेचर को कंजर्व करने की कसम खा लें, अगर ठान लें, एफर्ट लें, तो क्या नहीं हो सकता। आप देख सकते हो कहाँ एक्सटिंक्ट हो गए थे, कहाँ 25 हो गए हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप हो गए हैं। जब ग्रासलैंड डेवलप होते हैं तो ग्रास को कंज्यूम करने के लिए कौन आते हैं? हर्बीवोर्स आते हैं, है ना। और हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने के लिए कौन आते हैं? कार्निवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स। और हमारा टाइगर क्या है? हमारा टाइगर भी तो बिगेस्ट कार्निवोर है ना। इसीलिए सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं। टाइगर सेंसस के बारे में ऑलरेडी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूं। इंडिया में जो टाइगर सेंसस है वो 4 साल में एक बार किया जाता है। पॉपुलेशन सेंसस जो है वो 10 साल में एक बार किया जाता है ना, ये सब आपको पता ही है। 2006, 2010, 2014, 2018 और अभी लेटेस्ट आने वाला है 2022 के अंदर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो इसको वो मेन एजेंसी है, लेकिन वो दूसरी एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेट करती है, जैसे कुछ एनजीओज वगैरह हो गए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, और कुछ छोटी छोटी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो वो इसको करता है। यहाँ पे आपके साथ, आपके लिए मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। देखिए, एक तो आप ये बताइए कि इंडिया में कौन से स्टेट के अंदर जो है मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। दूसरी बात, जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस ये बताइए कौन से स्टेट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बोला गया है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बोला गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। उसके अलावा ये बताइए कौन से स्टेट के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है? बता दोगे? अगर बता दोगे तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट लिखना शुरू कर दो। अगर अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, वीडियो को एंड करो, पूरा एनालिसिस देखो, उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, गूगल करना है, फिर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा, जब आप चीज़ों को लिख के याद करते हो ना, या कहीं लिखते हो, वो आप हमेशा के लिए मेमोराइज कर सकते हो, और एग्जाम में उसको आप रिटेन कर सकते हो, आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। चलिए, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर। थोड़ी सी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 से हम लोग कवर करेंगे, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। देखिए, अभी इंडिया में जो है बजट पास हुआ है ना, और इस बजट में एक्चुअली एक चीज़ देखी है। देखिए, बजट में हम लोग क्या करते हैं? बजट का मतलब होता है कि सरकार का जो रिवेन्यू होता है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली उसका हिसाब किताब होता है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जो सरकार खर्चा करती है, और रिवेन्यू का मतलब होता है क्या? कमाई। मतलब देसी भाषा में अगर बात करें तो कमाई, कितनी उसको इनकम हो रही है ना। अब ये कैपिटल भी होता है और ये रिवेन्यू भी होता है, राइट। तो कैपिटल से भी आता है, वहां से भी आता है। खैर, वो चीज बात नहीं है, बात ये है कि सरकार ने इस साल बजट में क्या किया। सरकार देखिए, कमाई कहाँ से करती है सरकार? सरकार कमाई करती है दो चीज़ों से, या तो टैक्सेबल इनकम होती है, या फिर नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं, है ना। टैक्स, अब टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग सभी पे करते हैं। आपने, आप जीन्स खरीदते हो, पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, सभी के जो एमआरपी होता है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो तो अलग चीज़ हो गई। एक हो गया हमारा नॉन टैक्स, जो इनकम होती है सरकार की। जैसे सरकार की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ से बहुत इनकम होती है, जैसे रेलवे हो गया, भेल, सेल, कोल इंडिया एंड ऑल दैट, वो सब नॉन टैक्स इनकम होती है सरकार की। तो इस बजट में इन्होंने ये कहा कि इस बजट में सरकार के जो रिवेन्यू के सोर्सेज थे, मतलब सरकार की जो इनकम के साधन थे, वो थोड़े से कम होते नजर आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको कल करवा दिया था, है ना। तो ये कहा गया इस इंटरव्यू में कि भैया ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने जो है वो अपनी इनकम के सोर्सेज को इस बार एक्सपेंड नहीं किया। हर बार देखिए बजट में क्या करती है सरकार, अपने सोर्सेज को एक्सपेंड करती है, लेकिन इस बार उतना नहीं हो पाया। उसके बारे में ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मैंने कुछ बातें बोली हैं, उसके बारे में ही है बस ये। तो पहला सवाल इनसे ये पूछा गया दैट इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज स्टैग्नेटेड। मतलब इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसके कंपैरिजन में हम लोग जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं वो पिछले कई साल से स्टैग्नेट हो गया है, मतलब वहीं पे रुक गया है।
मतलब इंडिया में ओवरऑल जीडीपी के कंपैरिजन में जो टैक्स की कलेक्शन है वो उतनी ही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, ये इनका कहना है। तो इनका कहना है कि भैया इसका सॉल्यूशन बताइए। तो सॉल्यूशन इन्होंने बताया, देखिए क्या कह रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सा देख लीजिए, 2019-20 में 9.88% था, 2020-21 में 10.11% था। तो ये ज्यादा नहीं है, ये लगभग स्टैग्नेंट ही होता है। और इनका कहना है कि हो सकता है 2022-23 में ये जो है 11% भी हो जाए, लेकिन ये काफी कम है। इनका कहना है कि अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। क्या रिफॉर्म है? सबसे पहला रिफॉर्म देखिए, जान लीजिए। अगर किसी आदमी को इनकम टैक्स पे करना है तो उसके पास जो है 1 साल का समय होता है, एक फाइनेंशियल ईयर का समय होता है, उस साल में वो कर सकता है। लेकिन सरकार ने कहा कि ये टाइम बढ़ा के हम लोगों ने 2 साल कर दिया। अभी किसी इंसान ने मान लो बाई चांस फर्स्ट ईयर टैक्स में नहीं भरा है या उसने जो इनकम है वो डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसके लिए उसको 2 साल दे दिए, जिससे वो आदमी जो है बिना डर के कर सकता है। तो इससे हमारी जो है टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा, एक इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पता क्या है, वो है सॉरी, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा कफ एंड कोल्ड है मुझे कुछ दिन से, आपको नजर आ ही रहा होगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स कलेक्शन की, वो ये है कि लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं। कंप्लायंस मतलब जो टैक्स फाइल नहीं करते हैं। इंडिया में अभी भी 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस कटता है। टीडीएस तो समझते हो ना, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई पर्सन हो और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो कंपनी आपको सैलरी देती है, तो आपकी सैलरी में से वो कंपनी टीडीएस काट लेती है और वो टीडीएस कहाँ चला जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। तो वो टैक्स कट कटा के आपको सैलरी मिलती है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1 साल में आप जितनी भी सैलरी आपको मिलती है आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करें, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में, अभी भी 4 करोड़ लोग ऐसे हैं कि वो सॉरी, कंपनी में तो काम कर रहे हैं, उनका टीडीएस तो कंपनी कटवा रही है, लेकिन वो खुद टैक्स जो है वो फाइल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 4 करोड़ है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर ये चीज हम थोड़ा सा इजी कर देंगे तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है फाइल करना शुरू कर देंगे, ये इन्होंने कहा है। और लो टैक्स बेस का मतलब ये है कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे टैक्स या तो लगाया ही नहीं जाता है, अगर लगाया जाता है तो बहुत कम लगाया जाता है, और जहां पे बहुत कम भी लगाया जाता है वहां पे लोग जो है टैक्स फाइल नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में टैक्स के बेस को बढ़ाने की जरूरत है। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम। इंडिया में अभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। माना इंडिया में 80% जो फार्मर्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेकिन इंडिया में 10% फार्मर ऐसे हैं जो कि एक्चुअली बिग फार्मर्स हैं, लगभग 10%, कम भी हो सकते हैं, जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये बिग फार्मर्स हैं जिनकी इनकम काफी हाई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो हाई इनकम फार्मर्स है ना, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा। टैक्स बेस मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा, जिससे सरकार की इनकम बढ़ेगी, और सरकार की जब इनकम बढ़ेगी तो सरकार इसको हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और दूसरे सोशल सेक्टर के ऊपर खर्चा कर सकता है। ऐसा इनका कुछ कहना, और यही एक्चुअली सॉल्यूशन है इनका, ही ऐसा कहना है। ठीक है जी, चलो। और कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, इसको आप पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज मैंने ज्यादातर चीजें आपको बता ही दी हैं। अगली जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है इसके बारे में। देखिए, मोदी, ये पहले भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है। रामानुजाचार्य, तो श्री रामानुजाचार्य जी की एक बहुत बड़ा स्टैच्यू, 216 फीट ऊंचा, भैया बहुत बहुत ऊंचा होता है यार, बहुत ऊंचा होता है। मेरी हाइट 6 फीट है, आप ये समझ लीजिए कि मेरे से कितना बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो इनके स्टैच्यू को इनोग्रेट किया है। कहाँ पे किया है, ये जगह का नाम है मुचिंतल। कहाँ पे, मुचिंतल, चेन्नई के पास में बाहर एक जगह पड़ती है, वहां पे जाके इनको किया है। एक्चुअली वहां पे इनका आश्रम हुआ करता था जहाँ पे किया गया है। और ये जो रामानुजाचार्य जी वैष्णवाइट थे, देखिए हिंदू में जो है वो 3 ब्रांचेस मानी जाती हैं, है ना। एक शिवाइट होती है जो शिव के उपासक होते हैं, भक्त होते हैं। एक वैष्णवाइट होते हैं जो विष्णु की के भक्त होते हैं। और एक शक्ति वाला भी हमारे यहाँ पे ब्रांच होती है, शक्ति, जो कि दुर्गा या शक्ति है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वैष्णवाइट जो है संत हुआ करते थे। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला है। तो इसकी इनॉग्रेशन में जो है मोदी जी गए थे, वहाँ पे इन्होंने जो है फिर वो बड़ी बड़ी बातें की कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कल्चर, वो सारी चीज़ें, हिस्ट्री एंड ऑल दैट। वो आपको पता ही है कि हमारे नेता लोग जो है किस तरह की बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए।
उस तरह की बात इन्होंने कही। तो कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया है, तो मतलब ये हैदराबाद के पास में है, सॉरी चेन्नई के पास में नहीं है, एक्चुअली तमिलनाडु से तो ये खुद बिलोंग करते थे रामानुजाचार्य जी, लेकिन अभी ये जो स्टैच्यू किया गया है हैदराबाद के पास में किया गया है। तो इनका कहना है कि देखिए जो तेलुगु कल्चर है ना, वो बहुत रिच कल्चर है। थोड़े समय पहले अभी 2021 में ही रामप्पा टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, जो क्या दिखाता है, ये तेलुगु कल्चर की रिचनेस को दिखाता है। सॉरी। उसके अलावा पंचमपल्ली, इसको भी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वर्ल्ड टूरिज्म विलेज का खिताब दिया था। ये सॉरी। इससे पता चलता है कि जो तेलुगु कल्चर है, जो सतवाहन और ककातिया डिनेस्टी हैं, उनके हेरिटेज को दिखाता है। तो मतलब यही इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही बेसिकली वहाँ पे, कि तेलुगु कल्चर बहुत रिच है, इनकी हिस्ट्री बहुत रिच है, इनका आर्किटेक्चर बहुत रिच है, म्यूजिक बहुत रिच है, फूड बहुत रिच है। वो तो इंडिया में हर स्टेट में ही है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है थोड़ा सा हिस्ट्री एकदम ना पूरा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें देख सकते हैं, 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपको डाल दिए थे, वैसे यहाँ से कुछ रिलेटेड इसका कोई था नहीं रिलेशन। हाँ, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, वो रामानुजाचार्य जी के बारे में जरूर पूछेगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो रामानुजाचार्य जी के बारे में आपको जो है 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए। पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये तमिलनाडु में पैदा हुए, है ना। 1017 में ये पैदा हुए। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द श्री वैष्णविज्म, तो वैष्णवाइट से तो बिलोंग करते ही हैं, है ना। और ये आपको पता ही है। तो हमारा जो वेदांता है, वेदांता के अंदर जो है कई और छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, कई छोटी छोटी ब्रांचेज होती है वेदांता की, जिसमें से एक आती है विशिष्ट अद्वैतवाद। तो जब हम लोग जीएस पेपर 1 में अपना पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं या फिर रिलीजन पढ़ते हैं, उसमें हम इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, इंडियन फिलॉसफी में 6 स्कूल होते हैं, उनमें से सबसे लास्ट वाला वेदांता आता है ना। तो वो वेदांता के अंदर जो है विशिष्ट अद्वैतवाद से ये बिलोंग करते थे, उसको ही ये फॉलो करते थे और उसका ही ये प्रचार करते थे। रामानुजाचार्य जी को जो है इलाया पेरुमल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रेडिएंट वन, जिसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और इन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो कास्टिज्म के अगेंस्ट में काम किया, सोशल हायरमनी के बारे में बात किया, सोशल हायरार्कीज को खत्म करने के बारे में बात किया, इक्वालिटी के बारे में बात किया। इन्होंने इक्वालिटी के बारे में बात किया, तभी तो इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया जा रहा है ना। तो ये जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज। आपको आंसर बता देता हूँ, और ऐसे आपको ये सब आंसर पता ही है, कमेंट सेक्शन में आपने अच्छे खासे इसको बताया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल से क्या निकलता है, डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द, हाँ ये तो लिखा ही हुआ है। आइडिया दैट टू बी अचीव्ड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रीएम्बल क्या है, वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी टाइप आप समझ लीजिए, एक ट्रेलर है ना। तो वो बताता है कि हमें क्या अचीव करना है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इक्वालिटी, वो सब ना उसके अंदर लिखा हुआ है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, बिल्कुल उसने बता रखा है कि कैसा नेचर होगा, कैसा नेचर होगा, डेमोक्रेसी होगा, सोशलिस्ट होगा, वो बता रखा है ना। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो है, हालांकि जस्टिफिएबल नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट में जाके आप इसको, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स तो है, तो क्योंकि वो फिलोसफी ही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका आंसर हम जो है यहाँ पे डी लिख सकते हैं, ठीक है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्रीएम्बल, तो कौन का इसका करेक्ट सीक्वेंस है, इसमें को बताने की जरूरत नहीं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विच केस एम्फोसाइज दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, देखिए प्रीएम्बल को लेके हमारे पास कई सारे केस हो चुके हैं। केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के बारे में बात किया, एलआईसी केस में भी इसके बारे में बात किया, गोलकनाथ केस के में भी थोड़ा सा बात किया था, और बेरूबारी केस के बारे में भी जो है यहाँ पे बात किया गया। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम सिर्फ उसी केस के बारे में बात करेंगे। तो केशवानंदा भारती केस और एलआईसी केस जो है, ये दो ऐसे केस थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला था दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस में भी मेंशन किया गया है, लेकिन ये नहीं बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली,
तो जिन बच्चों ने ये गलत किया है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो, या फिर इस केस को जाकर दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आप इसको क्लियरली देख सकते हो। लिबर्टी प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल इज क्वालिफाइड, ठीक है। प्रियम्बल सेज, देखिए लिबर्टी का मतलब क्वालिफाइड, लिबर्टी का मतलब ये है कि सबको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी भैया। लिबर्टी लेने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अब इंडियन सिटीजन को जो क्वालिफिकेशन होती है वो फॉरेन सिटीजन को तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो लिबर्टी इंडियन सिटीजन एंजॉय करता है वो फॉरेन सिटीजन थोड़ी करता है, इसका मतलब ये क्वालिफाइड है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। प्रियम्बल सेज इक्वालिटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, क्या कहता है। तो क्या ये वर्ड वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। नहीं, पॉलिटिकल वर्ड वहां पे नहीं लिखा हुआ, तो हमारा प्रियम्बल पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करता। पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इकोनॉमिक सोशल और नॉर्मल इक्वालिटी की बात हो रही है। इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, इट्स अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, तभी तो इसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो जो यूनियन की टेरिटरी है वो इंटीग्रेट है, इसलिए तो कहते हैं। फिर कहता है जस्टिस इन प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो उस समय फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब रशिया के रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंप्रेस थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक माइक्रोब्स में हेल्प इन द प्लास्टिक क्लीन अप, देखिए कुछ खास नहीं है, मुझे लगा था कुछ मिलेगा इसके अंदर, कुछ मिला नहीं मुझे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली है। 1961 में मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था। एक मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर जिन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम लोग अंटार्कटिका का यूज करते हैं तो सारे के सारे कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंटार्कटिका को हम लोग उसी की ही ओरिजिनल स्टेट में रखें, प्रिस्टीन स्टेट जिसको कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप अंटार्कटिका में जाते हो, कोई प्रोजेक्ट लगाते हो, कोई कुछ भी मतलब वहां पे काम करते हो, प्लास्टिक वहां पे फेंक दिया, कूड़े कचरे का ढेर लगा दिया, नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंटार्कटिका को जो है उसी की ओरिजिनल स्टेट में रखें, ऐसा इन्होंने कहा है। अब होता क्या है कि अंटार्कटिका के अंदर जो भी बेस काम करते हैं उनके पास क्या होता है, उनके वो डीजल इंजन यूज करते हैं ना। अब भैया उनको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए वहां पे, तो उसके लिए वो डीजल इंजन का यूज करते हैं। तो बहुत बार ये जो डीजल है ना वो लीक वगैरह हो जाता है, जिससे वहां पे पोल्यूशन हो जाता है। तो उस पोल्यूशन को दूर कैसे करते हैं, एक बैक्टीरिया है एक्चुअली, उसका नाम इन्होंने नहीं बताया, वो बैक्टीरिया हेल्प करता है उस पोल्यूशन को कम करने में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। अगर एक्चुअली में ये बैक्टीरिया पोल्यूशन को कम करता है और वो काफी फास्ट तरीके से, तो क्या इस बैक्टीरिया को हम दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो जब ये बैक्टीरिया अभी तो अंटार्कटिका में ही पाया जाता है, तो बाद में हम इसको कहीं और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगले जो टॉपिक आता है वो कहता है वाई आर इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना राइजिंग। ये तो बड़ी सोचने की बात है। हम लोग एंटी चाइना के बारे में बात करते हैं, चाइना ये चाइना वो, मोदी जी बहुत बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं ना एंटी चाइना एंटी चाइना, लेकिन ग्राउंड पे एक्चुअली कुछ हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। 2021 में इंडिया और चाइना के बीच की ट्रेड 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। चाइना से हम लोग 97 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 28 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। ये दोनों भी अपने आप में रिकॉर्ड है, इंपोर्ट भी रिकॉर्ड है और एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड है। एक्चुअली 2020 में हमारी ट्रेड थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई थी, वो तो समझ में आ रहा है ना, पेंडेमिक की वजह से हो गया था। तो सोचने की बात यह है कि एक्चुअली ऐसा क्या कारण है जिससे इंडिया और चाइना की ट्रेड इंक्रीज हो रही है, और वो क्या सामान है जो हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिस आर्टिकल में बताया गया है। देखिए इंडिया चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करता है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, हम लोग इंटरमीडिएट केमिकल भी इंपोर्ट करते हैं। इंटरमीडिएट केमिकल का मतलब ये होता है कि जो कुछ और बनाने के यूज में आते हैं। मान लो आपको एक दवाई बनानी है, अब दवाई तो मान लो फाइनल जो टैबलेट होती है वो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन केमिकल्स को हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो जो दवाइयां बनाने में या कुछ और पेंट वगैरह बनाने में कुछ भी जो केमिकल यूज होते हैं इन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट केमिकल्स, तो ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं।
उसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपको मैंने बता दिया तो वो सेम ही चीज़ होगी लगभग, है ना। ऑटो कंपोनेंट्स हम वहाँ पे से मंगवाते हैं। मेडिकल सप्लाईज हम वहाँ से मंगाते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजर मंगवा लिया, या फिर कोई और पीपीटी किट मंगवा ली, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेडिकल सप्लाईज हम वहाँ से मंगवाते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई, वहाँ से मंगवाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वाई डज द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द ट्रेड फिगर सजेस्ट। अब ये देखिए ट्रेंड, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया से हमारा उसका ट्रेड बढ़ रहा है। कंक्लूजन देखिए, जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से इंटरमीडिएट सामान को इंपोर्ट करती है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इंडिया की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो अच्छी चीज है। तो अगर हम लोग इंटरमीडिएट इंपोर्ट करते हैं तो चिंता की दिक्कत है नहीं। चिंता तब होती है जब हम लोग चाइना से फिनिश्ड गुड मंगवाते हैं। फिनिश्ड गुड मतलब बना बनाया सामान मंगवाते हैं प्रॉपर, जैसे मोबाइल फोन मंगवा लिया या कुछ भी, तब दिक्कत होती है। इसका मतलब ये है कि इस चीज को हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तभी तो चाइना से मंगवा रहे हैं। हाँ, ये चिंता का विषय है ना। तो और इससे हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी बढ़ती है। अगर हम उससे इंपोर्ट करेंगे तो, है ना, बना बनाया सामान, कच्चा सामान करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस जो है ट्रेड से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और क्या है देखिए यहाँ पे, और कहता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ओर्स एज वेल एज द कॉटन और सी फूड। तो हम लोग चाइना में एक्चुअली लगभग ना के बराबर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। भैया, चाइना में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो बनती ही ना हो। चाइना को कहा ही जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो हम लोग क्या ही करेंगे चाइना में, चाइना में ऑलरेडी वो चीज बनाई जा रही है। तो हम लोग चाइना में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। अगर इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग होती तो ये नौबती ही ना आती कि हम लोग चाइना में रॉ मटेरियल को सप्लाई करें। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है। अब ये तो जगह पूरा एंगल हो गया। अब यहाँ पे बात ये सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने खराब हैं, जो कि बॉर्डर पे चाइना वो क्रिएट कर रहा है गलवान एंड ऑल दैट, दूसरी तरफ हमारा ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो बैलेंस है ना, ये कैसे बनेगा, और ये जो क्या इंप्लीकेशन होगा इस पूरी चीज का। देखिए, इंडिया ने बार बार इस चीज को कहा है कि ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपको ट्रेड इंक्रीज करनी है तो फिर आपको बॉर्डर पे जो है शांति भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इंडिया ने एक्चुअली इसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया है। पिछले कुछ साल में, मतलब खासकर पिछले साल में, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में वो काफी कम हुई है। देखिए, इंपोर्ट तो बढ़ा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चाइनीज कंपनी जो हमारे बैंकों में या कहीं और इन्वेस्टमेंट करती थी, वो एक्चुअली कम हुआ है, क्योंकि इंडिया अभी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा है। उसके अलावा 200 से ज्यादा ऐप हम लोगों ने बैन कर दिया। इससे भी यही इंडिकेशन मिलता है कि भैया आप अपने घर पे रहिए। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस उनके ऊपर लगाए, लेकिन वो अलग बात है। चाइनीज फर्म्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द 5G ट्रायल। अब 5G ट्रायल से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, चाइनीज कंपनी को हम लोग प्रेफरेंस दे नहीं रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, अभी आपको पता ही है कि Xiaomi के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं इंडिया में, उसके ऊपर जो है टैक्स की रेड वगैरह हुई थी। तो हम लोग इनको एक्चुअली सिक्योरिटी को टाइट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से यही पता लगता है कि इंडिया एक्चुअली चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र रख रहा है पिछले कुछ समय में, जिसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में चाइना की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो इंडिया एक्चुअली चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ग्रिप है ना अपनी, उसको तेज कर रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला बनता है, क्योंकि इंडिया, देखिए, इंडिया इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा कि हम लोग ट्रेड तो इंक्रीज करते रहें और भैया यहाँ पे हमारे सैनिक मारे जाएं। तो इंडिया जो है ये इस चीज़ को दर्शाता है। हालांकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन वो क्या है, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? क्या हम लोग यूरोप से करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो यूरोप इतनी प्रोडक्शन करता ही नहीं। दूसरी बात, यूरोप से अगर हम लोग इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते भी हैं तो वो सामान महंगा हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो फिलहाल हमारे सामने तो मजबूरी है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस आर्टिकल में जो सॉल्यूशन बताया गया है वो यही बताया गया है कि इंडिया को जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इसका ऐसा कोई सॉल्यूशन खास है नहीं।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह लगाओ, खुद मैन्युफैक्चर करो, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, यही बताया गया है। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको क्या लगता है और कौन कौन से सॉल्यूशंस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ओनली इन द 4 उड़ान रूट सर्वाइव्ड आफ्टर 3 years। स्कीम को लॉन्च किए हुए 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन देखिए स्कीम को लॉन्च, ये उड़ान स्कीम है। उड़ान स्कीम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि भैया जो टायर 2 मतलब जो छोटे सिटीज हैं और टायर 3 जो छोटे सिटीज हैं वहां तक भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एयरपोर्ट्स बनाएंगे। जो पहले पुराने एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनको रिन्यू करेंगे। रिन्यू करने से वहां पे भी हम लोग फ्लाइट्स लेके जा सकते हैं, ताकि इन छोटे सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं ना वो भी एयर कनेक्टिविटी कर सकें, है ना। ये इसका मतलब था उड़ान स्कीम का, जो कि लॉन्च की गई थी और यहां पे सरकार ने सब्सिडी दिया था। सब्सिडी कैसे दिया था? देखिए, अगर कोई फ्लाइट, अगर उसका ड्यूरेशन 1 घंटा है, सोच ध्यान से सुनो, अगर उसका जो है 1 घंटे की अगर वो उड़ान है, तो उस केस में उस विमान के अंदर, उस प्लेन के अंदर जो 50% सीटें हैं उनके ऊपर 2500 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब सोच के देखिए, अगर किसी प्लेन के अंदर 100 सीट्स हैं तो इन 100 सीट्स में से क्या होगा, 50 सीटों के ऊपर सरकार सब्सिडी देगी, तो इनको सिर्फ 2500 रुपए ही पे करना है। बाकी का बचा हुआ जो टिकट का पैसा है वो गवर्नमेंट पे करेगी, ऐसा कुछ बोला गया था। हाँ, बाकी की जो बची हुई 50 सीटें हैं इससे जो है पूरा पैसा वसूल किया जाता है। तो सरकार बेसिकली सब्सिडी देती थी। इससे सरकार को ऐसा लगा था कि आने वाले कुछ समय में ये जो कंपनीज हैं, जो एयरलाइंस कंपनी है, वो खुद को सस्टेन कर लेंगी और इस सब्सिडी को हम लोग हटा देंगे और ये जो रूट है वो एक्टिव रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही सरकार ने सब्सिडी को कम किया वैसे ही एयरलाइन सर्विस भी कम हो गई। जहां पे पहले 4 एयरलाइन सर्विस हुआ करती थी वहां पे एक ही रह गई। इससे ये पता चलता है कि वो अभी भी ये जो छोटे रूट है ना, यहां से कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा है और कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही है। इससे ये पता लगता है। तो उड़ान स्कीम जितना सरकार ने सोचा था उतना बड़ा सक्सेस नहीं रहा। तो इन कंपनीज ने, जो एयरलाइन कंपनीज है, इन्होंने सरकार से डिमांड किया कि भैया अगर आप इस स्कीम को कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज सब्सिडी को भी कंटिन्यू करिए। एक चीज आपको और बता देता हूं कि ये जो सब्सिडी वाला स्कीम है उड़ान के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर प्लेन्स के ऊपर है, कार्गो एयरलाइंस के ऊपर नहीं है। कार्गो एयरलाइंस मतलब जो सामान ढोती हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है। और इसमें जो सब्सिडी वगैरह जो सुविधाएं, फिर सिर्फ सब्सिडी ही नहीं और छोटी छोटी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एक और आर्टिकल के ऊपर। इंडिया रिस्क बीइंग एज्ड आउट ऑफ द पेटेंट वेवर प्लान एट WTO। देखिए क्या कहता है। पहले इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी बातें कर चुके हैं तो कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बात ऐसी है कि आज के समय में प्रेजेंटली जो वैक्सीन बनाने का जो पेटेंट है वो किसके पास है भैया? वो तो यूरोपियन कंपनीज के पास है ना। इंडिया में जो कंपनी है जैसे सीरम सर्वे ऑफ इंडिया हो गया या फिर कोई और कंपनी हो गई, ये लोगों ने क्या कर रखा है, यूरोपियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो यूरोपियन कंट्रीज की उसी दवाई को बनाती हैं इंडिया में, लेकिन जो एक्चुअली पेटेंट है दवाइयां बनाने का वो अभी भी यूरोपियन कंट्रीज के पास ही है। अब यूरोपियन कंट्री में पेटेंट होने का नतीजा ये निकला कि जो इंडियन कंपनीज हैं या फिर जो अफ्रीकन कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये अपनी कंट्री में वैक्सीन नहीं बना पाती। और क्योंकि ये अपनी कंट्री में वैक्सीन नहीं बना पाती इसलिए वैक्सीन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता। एक्चुअली हुआ यह था, कुछ समय पहले पिछले साल इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने WTO के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी और इनको कहा था कि प्लीज आप इन यूरोपियन कंट्रीज को बोलिए कि इंडिया और अफ्रीका को वेवर दे सॉरी, जिसे पेटेंट वेवर कहा जाता है, मतलब छूट कहा जाता है इसको। तो एक्चुअली ये जो यूरोपियन कंपनी है ना, ये इस पेटेंट के ऊपर कुंडली मार के बैठी हैं क्योंकि इससे पैसा कमाना चाहती हैं। तो अगर किसी कंपनी को, मान लो कोई कंपनी, इंडियन कंपनी, अगर वो दवाई बनाना चाहती है वैक्सीन, तो उसको यूरोपियन कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस के बदले में उसको अरबों डॉलर जो है वो उसको देने पड़ते हैं, रॉयल्टी। तो ये एप्लीकेशन WTO में डाली गई थी कि भैया इस हमें छूट दे दीजिए 1 साल के लिए, ताकि हम भी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें और हम अपने लोगों को भी लगा सकें और जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पे भी सस्ते में सप्लाई कर सकें। लेकिन
ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं। अब देखिए, इंडियन कंपनी कहती है कि इससे बहुत बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कुछ काउंटर आर्गुमेंट भी हैं। काउंटर आर्गुमेंट क्या कहते हैं? काउंटर आर्गुमेंट कहते हैं कि देखिए भैया, पेटेंट समस्या नहीं है, अगर हम लोग आपको पेटेंट दे भी देंगे ना, तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सिर्फ पेटेंट ही काम नहीं करता है। क्या काम करता है? और भी चीजें काम करती हैं। और इनका यह भी कहना है कि अगर हम लोगों ने आपको पेटेंट छूट दे भी दिया तो उससे क्या होगा? नकली दवाइयां बनने लगेंगी, है ना। हर कोई कंपनी दवाइयां, वैक्सीन बनाने लगेगी, जिससे नकली दवाइयां भी बन सकती हैं, जिससे पेशेंट की सेफ्टी जो है उसके ऊपर सवाल पैदा हो सकता है ना। पानी के टीके भी लगने शुरू हो जाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। तो इनका यही आर्गुमेंट है कि अगर हम लोगों ने छूट दे दिया तो इंडिया में तो भैया हजारों कंपनियां हैं, सारी की सारी वैक्सीन बनाने लगेंगी। तो जिससे होगा क्या, मतलब हजार भी अगर ना बनाए, अगर 10-20 कंपनियां भी बनाएं, तो ऐसा हो सकता है कि नकली दवाइयां बनना भी शुरू हो सकती है। इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी ग्रिप को जो है वो टाइट कर रखा है, और ये हम लोगों को वेवर नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मान लो अगर वेवर दे भी दिया, उससे भी हमारी कंपनियां दवाइयां नहीं बना पाएंगी। क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सिर्फ वेवर देना ही काफी नहीं है, छूट देना ही काफी नहीं है, भैया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आपको करना पड़ेगा। इंडिया में अभी भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की काफी कम संख्या है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वैक्सीन बना सकें। तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ छूट देना काफी नहीं। सॉरी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो यही थे आज के पूरे आर्टिकल। कुछ आर्टिकल जो है आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसमें आप जो है ये पढ़ सकते हो वेनाड सेंचुरी के बारे में। वहाँ पे माइग्रेशन शुरू हो गया समर को लेके, समर में, क्योंकि वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं समर और विंटर में, तो उसके बारे में आर्टिकल है। दूसरा जो है ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज, जिसे हम लोग P5+ कहते हैं, बहुत समय से जो है ये ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रही थी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जिसमें 2020 में जो है वो मिस्टर ट्रंप ने वो वहाँ से एग्जिट कर लिया था। लेकिन अभी जो बाइडेन ने दोबारा से उस नेगोशिएशन करना शुरू किया है, और जो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर, उनमें से कुछ सैंक्शंस को भी कम कर दिया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्रिप्टो रिडल के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, आर्टिकल है। देखिए, सरकार ने कहा है कि जो इंसान क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करता है और इसको जितना भी प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर हम लोग सॉरी, उसके ऊपर हम लोग जो है 30% का टैक्स लगाएंगे। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ये क्या मामला है? अगर वो चीज इलीगल है तो आप इसके ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हो? क्योंकि टैक्स तो उसके ऊपर लगाया जाता है ना जो लीगल होता है। तो आप इसको इलीगल भी डिक्लेयर कर रहे हो और इसके ऊपर टैक्स भी लगा रहे हो। तो कुछ कुछ ऐसा हुआ कि आपने कोई किसी ड्रग्स को, मान लो आपने जो है हेरोइन, हेरोइन एक ड्रग्स होती है ना, आपने हेरोइन के ऊपर टैक्स लगा दिया। अरे भैया, जब वो इलीगल ही हो गया तो टैक्स लगाने का क्या मतलब हुआ? है ना। टैक्स तो तब लगाया जाता है ना जब इसको लीगल करते हो। तो ये थोड़ा सा सवाल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे ऐसा लगता है, उसका पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक मिस्ट्री इलनेस सॉरी, जिसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हो। और तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जरूर जाना है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर भैया अच्छी बात नहीं है, अगर करोगे तुम भी खुश, मैं भी खुश, और प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। और बाकी जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, भर भर के पार्टिसिपेट करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज पॉइंट लिखते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।